क्या हड़प्पा सभ्यता अचानक उभरी संस्कृति थी या यह हजारों वर्षों की स्थानीय तैयारी का नतीजा थी? हाल ही में एक पुरातात्विक खोज होती है और वो खोज ये बताती है कि कक्ष के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता या जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, लगभग 5000 वर्ष पहले ही जो शिकारी और खोजी समुदाय थे वो बस चुके थे। और इन प्राचीन लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों को समझा और एक मजबूत सांस्कृतिक आधार भी तैयार किया, जो बाद में ऐसा कहा जा रहा है इस शोध के आधार पर कि इसी मजबूत सांस्कृतिक आधार के वजह से हड़प्पा जो है उसमें नगरों का विकास होता है। अब यह शोध हड़प्पा सभ्यता को बाहरी प्रभाव के बजाय ये कह रही है कि यहाँ पर जो स्थानीय प्रभाव हैं या स्थानीय कारक हैं उसके नगर नियोजन में सहायक हैं या उसके विकास या एक नगरीय सभ्यता के रूप में जाने जाने में सहायक हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इनफोकस की आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी महत्वपूर्ण शोध के बारे में और देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या वो खास बातें हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से भी उपयोगी हैं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कक्ष हड़प्पा से पहले की सभ्यता है। अब देखिए, भारत में कक्ष के रण में ही इस सभ्यता के जो मूल हैं वो खोजे गए हैं, इसलिए भारत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता रहा है अब तक कि जो भारत में कक्ष के रण में जो भी हड़प्पा सभ्यता के नगर है, विशेष तौर पर हम बात करेंगे धौलावीरा की, ये माना जाता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता के जो भी स्थल हैं उसमें धौलावीरा एक प्रमुख स्थल है, पुराना स्थल है। लेकिन अब यहां पर यह कहा जा रहा है इस नए शोध के आधार पर कि यहां अब तक ये मान्यता रही है कि इस क्षेत्र में जो भी शहरीकरण देखने को मिला था वो सिंध के प्रभाव में देखने को मिला था। लेकिन इस नई शोध जो रिपोर्ट है इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि हड़प्पा युग से लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही यहां पर अगर इन शिकारी और खाद्य संग्राहक जो लोग थे, जो लोग रहते थे, उनका अगर अस्तित्व यहां पर पाया जाने लगा है तो इसका मतलब यह हुआ कि मानव समुदाय का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से 5000 वर्ष पूर्व ही कक्ष के क्षेत्र में पाए जाने से ये बात तो खंडित हो जाती है, खारिज हो जाती है कि सिंध के प्रभाव से यहां पर नगरीकरण हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मानव सभ्यता जहां पर पहले से रहेगी उस सभ्यता को अनुभव ज्यादा होगा, उसका सांस्कृतिक विकास एक लंबे कालखंड में होगा और उसके द्वारा जो शहरीकरण है उसको बनाने में, उसका निर्माण करने में उसका योगदान ज्यादा होगा, न कि जो बाद में आया होगा। तो देखिए, मानव समुदाय के प्रमाण जो है यहां पर मिलते हैं और इससे, इस खोज से इस विचार को चुनौती मिलती है कि कक्ष में जो शहरीकरण है वो केवल सिंध क्षेत्र के प्रभाव से हुआ। यह हो सकता है कि सिंध क्षेत्र का प्रभाव हो, लेकिन केवल यह कहना कि सिंध क्षेत्र की वजह से ही इस क्षेत्र में यानी भारत के अंतर्गत जो धौलावीरा या कक्ष का क्षेत्र है वहां पर शहरीकरण के प्रभाव देखने को मिले, उसको ये शोध रिपोर्ट जो है, ये प्रमाण जो है वो पलट देते हैं। अब देखिए, शोध के निष्कर्ष क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। शोध के अगर निष्कर्ष की बात करेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहली बात कही गई है शेल मिडन साइट्स की पहचान। शेल मिडन साइट्स की अगर बात करेंगे तो शेल मिडन क्या होता है, तो इसका मतलब ही होता है कि जैसे शंख हो गए, सीपियां हो गई या अन्य जो समुद्री जीव होते हैं उनके जो छिलकों का ढेल होता है, उनकी जो शेल होती है, कवच होती है, क्योंकि उनके अंदर जीव होते हैं और उन जीवों को खाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि उनको एक जगह पर फेंक दिया गया जिससे उनका ढेर लगा। अब देखिए, कहीं भी एक जगह जहां पर जनसंख्या का निवास होगा और वहां पर उस वक्त जब इन्हीं चीजों पर वहां का जो मानव समुदाय था वो आधारित था, भोजन उसी पर आश्रित था, तो बड़ी मात्रा में इनको खाया गया और उनको फेंका गया जिससे कि ये शेल इकट्ठे हुए। तो कक्ष में मिले जो स्थल है वहां पर शेल मिडन जो है उनकी जो साइट है, अब तक ये माना जाता था कि ये प्राकृतिक रूप से यहां पर जमा हो गए, यानी प्रकृति के द्वारा वहां पर समुद्री लहरों के द्वारा या पानी के द्वारा या अन्य तरीके से हवा के द्वारा वो एक जगह इकट्ठे हो गए। लेकिन अभी जो प्रमाण है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि शंखों को भोजन के अवशेष के तौर पर देखा जा रहा है कि इन मानव के द्वारा उसका उपयोग किया गया और फिर इनको जब एक जगह फेंका गया, क्योंकि वहां मानव बस्ती के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो इसी वजह से ये मानव निर्मित ढेर हैं। अब इन्हें प्राचीन मानव बस्ती के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। तो पहला तो शेल मिडन साइट्स की पहचान हुई, ये इस शोध में कहा जा रहा है। दूसरा निष्कर्ष ये है कि यहां से औजारों के भी प्रमाण मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि इस समय जो औजार होते थे, चाहे वो किसी चीज को मारने के लिए नुकीले औजारों का प्रयोग हो, खुरचने के लिए प्रयोग हो, काटने के लिए प्रयोग हो, तोड़ने के लिए हो, तो जो भी इस स्थल पर पत्थर के औजार मिले हैं उससे यह प्रमाण मिल रहा है कि वो काटने के काम में, खुरचने के काम में, तोड़ने के काम में इस्तेमाल हो रहे थे।
तो ये भी सिद्ध होता है कि स्थानीय जो शिकारी समुदाय था वो औजार बनाना भी जानता था। ये दो क्वालिटी तो इस शोध से के निष्कर्ष में निकल कर आ रही है। साथ ही जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी में जीवन है, अब देखिए यहाँ का जो वन क्षेत्र था वो कैसा था, मैंग्रोव था। आप देखे हैं कि जो सुंदरवन है वहां भी आप मैंग्रोव देखेंगे, इस क्षेत्र में भी आपको मैंग्रोव दिखाई देगा। तो ये जो समुदाय था ये शिकारी समुदाय था और मैंग्रोव क्षेत्र में रहकर इसने जीवन यापन किया। और साथ साथ भोजन के लिए इसने क्या किया, शंख का इस्तेमाल किया, सीपियों का इस्तेमाल किया, बाइवॉल्स का इस्तेमाल किया, गैस्ट्रोपोड्स का इस्तेमाल किया। इनका इस्तेमाल करने के बाद इसने क्या किया, ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये क्या होते हैं, ये सारे एक तरह के जीव हैं, उनका कवच फिर एक जगह इकट्ठा हुआ। बाइवॉल्स क्या होते हैं, सामान खोल के शेल्स होते हैं, उसी के अंदर वो जुड़े हुए होते हैं। और गैस्ट्रोपोड्स भी ऐसे ही होते हैं, गैस्ट्रो का मतलब पेट, पोड मतलब पांव, जुड़े हुए होते हैं। ये संरचना आप देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल और उपयोग इन्होंने किया और मैंग्रोव पारिस्थितिकी जीवन में इन्होंने अपना जीवन बिताया। क्षेत्रीय समानताओं की अगर बात करें, इन स्थलों की तुलना की जा रही है पाकिस्तान के लास बेला, मकरान और ओमान प्रायद्वीप से, क्योंकि इन जगहों पर भी इस तरह के साक्ष्य मिले हैं, ऐसी जीवन शैली पाई गई है जैसी यहां पर पाई गई है। अब दर्शाता है ये इस बात का कि इन क्षेत्रों में जो प्राचीन जो तटीय समुदाय थे, यानी तटों पर रहने वाले जो लोग थे, जिस तरह की जीवन शैली अपनाते थे वैसी ही जीवन शैली और वैसी ही खान पान इसमें भी पाई गई है। अर्थात पाकिस्तान के लास बेला में, मकरान में और ओमान प्रायद्वीप में जिस प्रकार की जीवन शैली पाई गई है उससे समानता पाई गई है कच्छ के क्षेत्र में रहने वाले जो ये लोग थे इनके जीवन में। सांस्कृतिक विकास का संकेत मिल रहा है। अब क्या संकेत मिल रहा है, तो देखिए ये स्थल ये दर्शा रहे हैं कि कच्छ में जो स्थानीय रूप से जो संस्कृति है वो धीरे धीरे विकसित हुई और एक लंबी सांस्कृतिक प्रक्रिया का परिणाम ये था जिसमें स्थानीय ज्ञान का लोगों ने अर्जन किया, अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की, अनुभव के आधार पर वृद्धि की, साथ ही साथ प्रकृति के साथ अनुकूलन की क्षमता को डेवलप किया और साथ साथ जो हड़प्पा की जो उन्नत नगरीय व्यवस्था है उसकी जो सारी क्वालिटीज हैं वो इसी ज्ञान और अनुभव का परिणाम थी, ये माना जा रहा है, क्योंकि 5000 वर्ष पहले यहाँ पर सभ्यता विकसित हो गई थी। तो शहरीकरण की प्रक्रिया सिंध क्षेत्र की देन है, इस बात को इस शोध ने डिनाई कर किया है और कहा है कि स्थानीय अनुकूलन और ज्ञान और अनुभव का परिणाम था। बाद में आपको जो भी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन हो गए, वहां की जो जल प्रबंधन की व्यवस्था हो गई, व्यापारिक मार्गों की व्यवस्था हो गई, वो जो भी विकास दिख रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि उसी सिंध और पंजाब क्षेत्र का योगदान है, ऐसा नहीं है, बल्कि शहरीकरण की यह प्रक्रिया जो स्थानीय यहाँ पर संस्कृति है उसके लंबे कालखंड में विकसित होने के परिणाम के रूप में इसको देखा जा रहा है। अब इसमें किस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया, तो देखिए यहाँ पर जो तकनीक इस्तेमाल की गई है वो है AMS यानी कि एक्सेलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। क्या होती है, तो कोई भी जो रेडियो सक्रिय आइसोटोप होता है यानी कि समस्थानिक होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, जैसे कि C14, उसकी मात्रा को बहुत बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाकर बहुत सूक्ष्म स्तर पर माप करने की जो प्रणाली है उसको हम कहते हैं AMS यानी कि एक्सेलेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब यहां पर इसी तकनीकी का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि कोई भी जो प्राणी है अगर जीवित होता है तो जीवित रहते वक्त प्राणी के जो शरीर होता है वो वातावरण से क्या करता है, C14 यानी कार्बन 14 को अवशोषित करता रहता है। और ये कैसा पदार्थ होता है, तो रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव होता है। तो जब तक जीवित है मनुष्य तब तक तो उसके शरीर में ये संचित हो रहा है, लेकिन जब मनुष्य जीवित नहीं होता है तो धीरे धीरे ये संचित जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसका क्षय होने लगता है। और इसी को एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीकी का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हम माप करते हैं कि कितना क्षय हो गया, उसके आधार पर हम आयु निकालते हैं। चूंकि जो कार्बन 14 होता है उसकी अर्धायु यानी हाफ लाइफ उसकी कितनी है, 5730 वर्ष है, यानी कि उसका आधा द्रव्यमान नष्ट होने में समय जो लगेगा वो लगेगा 5730 वर्ष। अब हम देख लेंगे कि उसका कितना द्रव्यमान किसी भी जीव के मृत होने के बाद नष्ट हुआ है, तो उससे यह अनुमान लग जाएगा कि ये कितनी पुरानी है। तो AMS तकनीक जो है वो शेष बचे हुए कार्बन 14 की मात्रा को मापकर इसके, जिसको हम कार्बन डेटिंग विधि भी कहते हैं, उसके आधार पर इसकी माप की जाती है। आप जानते हैं कार्बन डेटिंग में C14 का इस्तेमाल किया जाता है। C14 क्या होता है, तो इसका चाहे वो आर्कियोलॉजिस्ट हो या साइंटिस्ट हो इस विधि का प्रयोग करते हैं, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं कोई भी पुरानी वस्तु जो होती है उसकी उम्र का पता लगाने के लिए। कार्बन 14 क्या है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो प्रकृति में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, स्थिर नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति के शरीर में वो इकट्ठा होता रहता है और जब इसकी मात्रा व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घटने लगती है। और उसको कार्बन डेटिंग हम कैसे करते हैं, तो इसकी मात्रा
जीवित अवस्था में होता है तब तक संतुलित है, लेकिन मरने के बाद जब वो क्या होता है, उसका क्षय होने लगता है, तो जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई अभी कि उसके अर्धायु के आधार पर उसी से कंपेयर करके हम उसकी आयु की गणना करते हैं। अब इसमें लेकिन कुछ त्रुटियां होती हैं, क्योंकि बाहर की जो परिस्थितियां हैं वो C14 को प्रभावित करती हैं, चाहे वो वायुमंडल में C14 की मात्रा हो, वो जलवायु हो गया या कुछ अन्य गतिविधियां हो गई या कोई मानवीय हस्तक्षेप हो गया, जैसे मान लीजिए परमाणु परीक्षण ही हो गया, उसकी वजह से ये इसमें छेड़छाड़ हो सकती है। तो कार्बन 14 जो डेटिंग है उसको ज्यादा सटीक बनाने के लिए हमको एक दूसरी तकनीकी की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहां पर क्या किया जाता है, उसके लिए ट्री रिंग्स अर्थात वृक्ष के वलय से इसको कैलिब्रेट किया जाता है। और वृक्षों का जो वलय होता है, आप जानते हैं कि जो ट्री रिंग्स होती है वो क्या होता है, उनकी हम मदद लेते हैं, क्योंकि उसके आधार पर एक सटीक कैलेंडर वर्ष का हमको पता चल जाता है, क्योंकि हर वर्ष क्या होता है, वृक्ष में एक वलय बनता है और इन वलयों से इन वलयों में भी कार्बन 14 होता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि हजारों वर्ष पुराने जो वृक्ष के वलय हैं उनकी माप करके यह पता लगाते हैं कि इसका संबंध किस वर्ष से है, यानी उस वर्ष में कितना कार्बन 14 उसमें था, उससे सिमिलरिटी के आधार पर इसको दोनों को कैलिब्रेट करके सटीक गणना की जा सकती है, जिससे कि इस कैलिब्रेशन के आधार पर एक कर्व बनेगा और उस कर्व से C14 की जो तिथि होगी वो सटीक होगी, सटीक कैलेंडर तिथि होगी। तो बाद में इसमें ट्री रिंग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए हड़प्पा सभ्यता और साथ साथ शोध, ये जो शोध है दोनों में क्या कनेक्शन है। तो देखिए पहली बात तो यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आप अगर देखेंगे तो वो सबसे प्राचीन जो है शहरी सभ्यता में से एक है। इसका कालखंड आप देख सकते हैं 2600 से 1900 ईसा पूर्व में ये लगभग अपने चरम पर थी। अब यहाँ पर इसका भारत के लिहाज से अगर देखें तो प्रमुख स्थल क्या है, धौलावीरा है। धौलावीरा की स्थिति कहाँ है, तो धौलावीरा आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर धौलावीरा की स्थिति है। जगपति जोशी ने 1967 में इसकी खोज की थी। कोटडा टिम्बा इसका स्थानीय स्तर पर इसको कहा जाता है। 5 सबसे बड़े स्थलों में से हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के 5 सबसे बड़े स्थलों में से एक इसको माना जाता है। कक्ष केरल में खादिर बेट द्वीप है, जहां पर यह स्थित है, खादिर बेट द्वीप है, वहीं पर इसकी धौलावीरा की स्थिति है। अब यहां पर देखिए इस द्वीप में स्थिति के साथ साथ 1921 में इसको क्षमा करिएगा 2021 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी इसको नामित किया गया था, उसमें शामिल किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणी केंद्र के रूप में भी धौलावीरा को जाना जाता है। तो ये जो स्थिति है, अब प्रमुख स्थल है इसमें भारत में अगर देखें तो कक्ष के खडीर द्वीप में स्थित है। अब अध्ययन में क्या सिद्ध हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता का विकास अचानक केवल बाहरी प्रभाव से नहीं हुआ है, बल्कि इस शोध ने यह बताया है कि इसमें जो लोकल एक्सपीरियंस थे, स्थानीय अनुभव थे, जो प्राकृतिक संसाधनों का ज्ञान यहाँ के लोकल लोगों ने अर्जित किया था, जो पूर्ववर्ती समुदायों का योगदान है वो भी इसमें शामिल है। और उसी का परिणाम यह है कि एक लंबे समय के बाद, एक सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया के बाद जो नगरीकरण है वो इन्हीं शिकारी समुदायों ने यहाँ के भूगोल को समझा, यहाँ के जल स्रोतों को समझा, यहाँ के तटीय वातावरण में जीना सीखा और इन्हीं के एक्सपीरियंस और ज्ञान के आधार पर धीरे धीरे एक लंबे कालखंड में हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन इसी से विकसित हुआ, जल संचयन प्रणाली विकसित हुई, व्यापारिक मार्गों का उपयोग विकसित हुआ। तो ये कहना कि अचानक होने वाली प्रक्रिया थी, ये सही बात नहीं है। ये शोध फिलहाल इस बात को प्रमाणित करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैप में ये हड़प्पा सभ्यता के नगरों की स्थिति है। हड़प्पा की स्थिति यहाँ पर है, आप जानते हैं रावी नदी के तट पर स्थित है, और वहीं पर धौलावीरा की अगर बात करें तो यहाँ पर उसकी स्थिति दिखाई गई है। तो ये जो कहा जा रहा है कि यहां से आयातित थी नगरीय सभ्यता के प्रभाव, इस बात को ये डिनाई कर रहा है फिलहाल शोध का जो रिपोर्ट है, शोध का जो निष्कर्ष है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें कि जयपुर में दिनांक 9 जून से शाम 5 बजे ISGS फाउंडेशन के नए बैच की शुरुआत हो रही है। इंदौर में 23 जून से शाम 6 बजे से यहाँ पर शुरुआत हो रही है, और नंबर 87501 इस पर आप कॉल करके विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं इसके संबंध में। अब बारी आती है अभ्यास प्रश्न की। तो अभ्यास प्रश्न, इसकी जिम्मेदारी आप पर हम छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि इस निष्कर्ष को हम अंतिम सत्य नहीं मान सकते हैं। ये एक निष्कर्ष है। इतिहास में कुछ भी एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। इतिहास में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। शोध रिपोर्ट है, अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं। तो फिलहाल इसको एक अध्ययन के तौर पर आप देख सकते हैं। हालिया शोध के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विकास मुख्यतः किस पर आधारित था? विकल्प ए, मेसोपोटामिया से आए शिल्पकारों के प्रभाव पर, बी, स्थानीय संसाधनों, पर्यावरणीय ज्ञान और सांस्कृतिक निरंतरता पर, सी, आर्य आक्रमण के बाद की संस्कृति पर, और डी, रोमन व्यापारिक मार्गों के विस्तार पर। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।